स्वागत है बच्चों आप सभी का प्रॉफिट एंड लॉस की 12वीं क्लास में। आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के जो क्वेश्चंस उठा रहे हैं उसमें एक ही प्रकार के क्वेश्चन है और हर क्वेश्चन में बोला जाएगा कि जो लाभ या हानि का प्रतिशत है वो कॉस्ट प्राइस के बराबर है। तो हर क्वेश्चन में एक ही बात होगी, जहाँ प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट की जो न्यूमरिक वैल्यू है वो कॉस्ट प्राइस के बराबर है। तो सभी प्रकार के प्रश्नों में एक ही कंसेप्ट चलेगा और बहुत शॉर्ट होता है क्वेश्चन। हम इसको डिस्क्रिप्टिव अप्रोच से जाएं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है और डायरेक्ट अप्रोच से जाएं तो ये क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 सेकंड में आप बना सकते हैं। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन, या आप इसको थोड़ा सा समझ लें फिर क्वेश्चन पर आते हैं इसके। जैसे मैं ये बोलता हूं कि मैंने कोई वस्तु एक्स रुपए में बेची, मैंने किसी वस्तु को एक्स रुपए में बेचा, तो मुझे जो प्रॉफिट हुआ, मान लो इस केस में क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। एक्स रुपए में एक वस्तु बेचने पर मुझे प्रॉफिट हुआ और जो प्रॉफिट है ये आपकी कॉस्ट प्राइस है, ये आपकी सेलिंग प्राइस है। मैंने एक्स रुपए में एक वस्तु को बेचा तो जो मुझे प्रॉफिट हुआ, तो जो प्रॉफिट परसेंट है वो कॉस्ट प्राइस के बराबर है। अगर कॉस्ट प्राइस मान लो पी है, पी रुपए है, तो प्रॉफिट परसेंट होगा पी परसेंट, है ना। तो आप क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ लीजिए कि कह रहे हैं कि एक वस्तु को हमने यदि एक्स रुपए में बेचा तो हमको जो लाभ प्रतिशत हुआ वो क्रय मूल्य के बराबर है। या ये भी बोल सकते हैं कि अगर हमने एक वस्तु को एक्स रुपए में बेचा तो जो लॉस परसेंट है, मान लो पी परसेंट का लॉस है, तो हमारा कॉस्ट प्राइस भी पी होगा। ठीक है, तो एक सर्टेन टाइप का क्वेश्चन है, बहुत बेसिक क्वेश्चन इसमें बनता है। तो आपने कोई वस्तु को बेचा और जितने प्रतिशत लाभ है क्रय मूल्य का आंकिक मान भी उतना ही है, या जितना क्रय मूल्य है लाभ भी हमें उतने ही प्रतिशत होगा। लाभ की जगह हानि भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे दो अप्रोच बनती है हमारी, दो शॉर्टकट बनते हैं। प्रॉपर मेथड हम देखेंगे लेकिन यहाँ शॉर्टकट पहले हम समझ लेते हैं। लाभ के केस में इस सेलिंग प्राइस के हम दो फैक्टर करते हैं। लाभ के केस में हम सेलिंग प्राइस के दो फैक्टर करते हैं, तो हम लिख सकते हैं मान लो x इज इक्वल टू वाई इंटू जेड। ठीक है, हानि के केस में भी सेलिंग प्राइस के हम दो फैक्टर करेंगे, x इज इक्वल टू वाई इंटू जेड। लेकिन याद रखिए लाभ के केस में y और z का जो अंतर है वो 10 होना चाहिए, और हानि के केस में y और z का जो जोड़ है वो 10 होना चाहिए। ये छोटी सी एक लॉजिक है, ये आपको दिमाग में बिठा लेनी है। लाभ के केस में जो सेलिंग प्राइस है उसके जो हमने दो फैक्टर किए, उन फैक्टर का जो डिफरेंस है वो 10 होना चाहिए। प्रॉफिट के केस में डिफरेंस 10 होना चाहिए, और लॉस के केस में सेलिंग प्राइस की जो हम फैक्टर करेंगे, जो हम तोड़ेंगे उसको, तो उन दोनों y और z का जो जोड़ है वो 10 होना चाहिए। जैसे मान लीजिए सेलिंग प्राइस हमारी 21 रुपए हो, मान लीजिए सेलिंग प्राइस हमारी 21 रुपए हो, तो अगर हम किसी वस्तु को 21 रुपए में बेचते हैं, है ना, या 21 रुपए में बेचते हैं, तो अगर हमारी सेलिंग प्राइस 21 है तो 21 को हम क्या लिख सकते हैं, 7 × 3। 21 को हम क्या लिख सकते हैं, 7 × 3। तो भाई अगर सेलिंग प्राइस 21 है तो आप देखिए लॉस का केस में अगर सेलिंग प्राइस 21 है तो 7 × 3 का जोड़ कितना आ रहा है, 7 और 3 10। तो 7 × 3 का जोड़ कितना आ रहा है हमारा, 10 आ रहा है। अब मान लो कि आपका जो x की वैल्यू 24 है, तो 24 का मतलब क्या होता है, 6 × 4। तो 6 और 4 का टोटल भी कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। तो आप समझे आपको क्या करना है ना। एक एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। अगर हम लाभ का केस देखें, यदि हम लाभ का केस देखें तो आप मान लीजिए कि 24 रुपये है, 24 है, तो ये क्या लिख सकते हैं, 12 दूनी 24। तो 12 और 2 का अंतर कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। तो आप देखिए आपको सेलिंग प्राइस को ऐसे तोड़ना है कि अगर लाभ का केस हो तो अंतर 10 हो, और हानि का केस हो तो इनका जोड़ 10 हो। बस इतनी सी बात अगर आपकी समझ में आती है तो आज के सभी क्वेश्चन, आगे के क्वेश्चन आप 4-5 सेकंड में सारे आप बना सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक कंसेप्ट मैंने आपको समझाया है। तो मैंने क्या बोला कि लाभ के केस में सेलिंग प्राइस को ऐसे तोड़ना है
कि इसके जो फैक्टर हैं उनका अंतर हमेशा 10 होना चाहिए, और हानि के केस में सेलिंग प्राइस को ऐसे तोड़ना है कि उन घटकों का जोड़ हमेशा 10 होना चाहिए। तो अगर ये बात, छोटी सी बात हम समझते हैं, तो हमारे सारे क्वेश्चन 3-4 सेकंड के हैं, बहुत जल्दी बनेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन से हम स्टार्ट कर रहे हैं, धीरे धीरे इनको जितना मुश्किल हो सकता है, इस पैटर्न के क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा जितने मुश्किल हो सकते हैं, तो लास्ट तक पहुंचते पहुंचते हम उस मुश्किल क्वेश्चन तक पहुंच जाएंगे, है ना। तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि मेरे हर क्लास में शुरुआत बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन से होती है, लेकिन क्लास के लास्ट तक पहुंचते पहुंचते हमको एक अच्छा लेवल का क्वेश्चन हमको मिलने लगता है। और शुरुआत छोटे क्वेश्चन से इसलिए होती है क्योंकि बेस हमारा जो है वो छोटे क्वेश्चन से ही मजबूत बनता है, और जब छोटे क्वेश्चन क्लियर होंगे तभी क्वेश्चन हम बड़ा बना पाएंगे। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, वो कहते हैं कुमार एक वस्तु को 21 रुपए में बेचता है, सेलिंग प्राइस हमको 21 दिया है, जिससे उसको उतने प्रतिशत की हानि होती है। हानि की बात कर रहा है, जिससे उसको उतने प्रतिशत की हानि होती है जितने की उस वस्तु के क्रय मूल्य की थी। जितना मानो उस वस्तु के क्रय मूल्य का था, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। देखो वो ये कह रहे हैं कि हमने 21 रुपए में एक वस्तु को बेचा और हमको लॉस हो रहा है। लॉस कितना हो रहा है, जो कॉस्ट प्राइस है उतने ही प्रतिशत का हमको लॉस है। मान लो कॉस्ट प्राइस एक्स है, तो हमारा लॉस कितना होगा, x% ऑफ x। ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। क्यों, क्योंकि आप देखिए सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू क्या होता है, सीपी माइनस लॉस। लॉस के केस में ये होता है, अगर ये केस गेन का होता तो सेलिंग प्राइस क्या होता, सीपी प्लस गेन, है ना। ये बहुत छोटी सी बात है और सभी को क्लियर भी होगी। तो वो कह रहे हैं कि हमने 21 रुपए में बेचा, तो जो क्रय मूल्य था उतने ही परसेंट का हमको लॉस होता है। तो लॉस प्रतिशत हमेशा किसका निकलेगा, कॉस्ट का निकलेगा। तो कह रहे हैं कि x रुपए अगर कॉस्ट है, तो लॉस भी हमारा x% होगा। x% किसका, कॉस्ट का। कॉस्ट कितनी है, x। तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस, और लॉस कितना है, x% किसका, कॉस्ट का। कॉस्ट भी कितनी है, x है। अब यहां पर आके इस सवाल को आप 3 टाइप से सॉल्व कर सकते हो। पहला तो बुकिश अप्रोच, डिस्क्रिप्टिव अप्रोच, हम इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लें, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको सॉल्व करना आना चाहिए, क्योंकि कभी कभी एक अच्छे लेवल के क्वेश्चन में इसमें फंस भी सकते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना हम जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चैप्टर पढ़ेंगे तब सीखेंगे इसको, अभी मैं इसके डिटेल में नहीं जा रहा हूं। तो पहली अप्रोच क्या है इसकी, पहली अप्रोच है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्वितीय घातीय समीकरण। द्वितीय घातीय समीकरण, ठीक है। पहली अप्रोच तो आपकी क्या हो गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दूसरी अप्रोच इसमें हो सकती है बाई ऑप्शन, बाई ऑप्शन, ये भी एक ठीक तरीका है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप समय खराब करोगे, इसलिए इसको हम छोड़ते हैं, इसलिए हम इसको छोड़ते हैं। बाई ऑप्शन आप बना सकते हो, अच्छा है, बहुत तेजी से होगा। और तीसरी जो अप्रोच है, जो तीसरी अप्रोच है, जो ट्रिक मैंने आपको बताई थी वो है। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये प्रॉपर मेथड है। दूसरा बाई ऑप्शन, बाई ऑप्शन अच्छा है, अच्छा तरीका है, हम देखेंगे। और तीसरा जो ट्रिक हमने अभी डिस्कस की थी वो। तो सबसे पहले मैं आपको ट्रिक वाला तरीके पर आ रहा हूं, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको सॉल्व नहीं करता। आप इसको आप सॉल्व करोगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी और फिर उसको आंसर लाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम ट्रिक को देखते हैं, फिर ऑप्शन से कैसे हिट करेंगे वो भी देखते हैं। तो अगर हम ट्रिक का पैटर्न देखें, तो मैंने आपको क्या बताया था, लॉस के केस में, लॉस के केस में हमको जो योग, हमें सेलिंग प्राइस के ऐसे दो फैक्टर करने हैं जिनका योग कितना हो, जिनका योग 10 हो। इतना आपको दिमाग में रखना है। तो यहां सेलिंग प्राइस कितनी है, 21। 21 के आप दो ऐसे फैक्टर कर लीजिए जिनके अंकों का योग 10 हो। तो 7 3 21 होता है। तो 21 को हम क्या लिख सकते हैं, 7 इंटू 3, 7 इंटू 3। तो लॉस के केस में इन दोनों का टोटल कितना होना चाहिए, 10। 10 हमारा टोटल हो रहा है, तो फैक्टर हमने ठीक किए। हालांकि फैक्टर और भी पॉसिबल है, लेकिन हम यही करेंगे। हम 1 इंटू 21 भी लिख सकते हैं। अब 1 इंटू 21 लिख लेंगे तो वहां टोटल तो 10 नहीं हो रहा ना, इसलिए हम केवल वही फैक्टर कंसीडर करेंगे जिनका टोटल 10 हो। अब देखो इसके बाद क्या करते हैं, 7 को हम क्या लिख सकते हैं, 70, और 3 को क्या लिख सकते हैं, 30। 7 को लिख सकते हैं 70 और 3 को लिख सकते हैं 30। तो आप देख लीजिए इस क्वेश्चन के
दो आंसर होंगे। अगर हम इसकी कॉस्ट निकाल रहे हैं, एक्स का मान निकाल रहे हैं, तो इसका मान 70 भी होगा और इसका मान 30 भी होगा। दोनों ही आंसर इसके राइट होंगे। अब दो आंसर आ रहे हैं, पहली चीज याद रखिए, लॉस के केस में दो आंसर आते हैं और दोनों आंसर का टोटल हमेशा 100 होता है। अब छोटी छोटी बातें दिमाग में रखना, अगर एक आंसर 70 है तो दूसरा 30 ही होगा, क्योंकि लॉस के केस में दोनों आंसर्स का, इस पैटर्न में दोनों आंसर्स का टोटल हमेशा 100 होता है। ठीक है, अब इसको हम अगर बाई ऑप्शन चेक कर लें, ये तो हमने डायरेक्ट बना दिया, आंसर हो गए 70 और 30। अब ऑप्शन आपको क्या मिल रहा है, ऑप्शन हमारा 70-30 के हिसाब से डी ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है, 30 भी लिखा है 70 भी लिखा है, तो 30 आंसर होगा, ये 70। अगर हम ऑप्शन के हिसाब से जाएं, मैंने आपको बोला था बाय ऑप्शन भी अपन देखेंगे, तो अगर हम ऑप्शन के हिसाब से जाएं तो ऑप्शन के हिसाब से देखिए कि अगर 70 सेलिंग प्राइस है, 70 रुपए, सॉरी कॉस्ट प्राइस हमारी 70 है, सेलिंग प्राइस तो हमारी 21 ही आनी चाहिए। अब 70 अगर कॉस्ट प्राइस है तो ये कॉस्ट हो गया, लॉस है तो माइनस आएगा, और 70% किसका, 70 का, ये बात समझे आप। 70 हम x बराबर 70 यहां पुट कर देते हैं, ये क्रय मूल्य और ये क्रय मूल्य का 70% लाभ, तो ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है 70 माइनस 7-7 49, और 70 में से 49 गया तो 21, 21 बराबर 21, इसलिए 70 हमारा आंसर होगा। ऐसे ही अगर हम 30 को भी चेक कर लें, 21 सेलिंग प्राइस है, 30 कॉस्ट हमने मानी, माइनस 30% ऑफ 30, तो 30% ऑफ 30 नो, तो 30 माइनस 9 और कितना हुआ 21, तो आप देखिए 21 बराबर 20 आ रहा है, इसलिए 30 भी आपका ऑप्शन होगा। तो आपके लिए जो सबसे ज्यादा समय बचाने का तरीका है वो हम इस ट्रिक का यूज करें, जहां सेलिंग प्राइस के जो फैक्टर हैं उनका टोटल 10 होना चाहिए, है ना, सबसे अच्छा। 7 और 3 इसको 10 टाइम कर देंगे, 7 का 10 गुना 70, 3 का गुना 10 गुना 30, तो हमारा आंसर 70 भी होगा और हमारा आंसर 30 भी होगा। तो ये पहला क्वेश्चन है, आंसर है डी ऑप्शन 70 एंड 30। सेकेंड क्वेश्चन बिल्कुल सेम लैंग्वेज है, सेलिंग प्राइस आप देखिए 24 आपको नजर आ रही है। तो एक वस्तु को 24 रुपए में बेचा गया है, जिससे उसको उतने ही प्रतिशत की हानि होती है जितना कि उसका कॉस्ट प्राइस था। तो देखो हमने 24 में बेचा, तो कॉस्ट प्राइस अगर x है तो लॉस भी हमारा x% ही होगा, सेम पिछले क्वेश्चन की लैंग्वेज, है ना। हमारा सेलिंग प्राइस 24 है तो कॉस्ट अगर x है तो सेलिंग गेन भी हमारा x% होगा, और प्रतिशत हमेशा किसका निकालते हैं, कॉस्ट का, तो x% ऑफ x हमारा लॉस हुआ। अब मैंने आपको बताया था कि लॉस के केस में 24 को ऐसे तोड़ना है कि दोनों अंकों का योग हमारा, दोनों संख्याओं का योग हमारा 10 हो, तो 6 और 4, 6 इंटू 4, तो 6 और 4 10 हुआ, तो हमने बिल्कुल सही तोड़ा इसको। बाकी 8 3 24 भी कर सकते थे आप, है ना, लेकिन टोटल 10 होना चाहिए था, इसलिए हमने 6 और 4 को लिया। तो 6 को हम लिख सकते हैं 60, 10 टाइम्स कर देते हैं हमेशा, और 4 को लिख देते हैं हम 40, इसका 10 टाइम्स और इसका 10 टाइम्स, तो ये आपके आंसर हो गए 60 एंड 40। आपको जो ऑप्शन में 60 मिलेगा तो 60 राइट है, 40 मिलेगा तो 40 राइट है। हालांकि इसमें दोनों ही दिए, ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन, 60 रुपीज या 40 रुपीज, तो हमारा आंसर हो गया 60 एंड 40। तो भैया कितना समय लगना चाहिए इसमें, हार्डली, मैं यहां तो ये भी लिख रहा हूं, पेपर में तो ये भी नहीं लिखना, 24 को डायरेक्ट लिखना है, 6 4, 6 का मतलब 60 और 4 का मतलब 40, 2-3 सेकंड में आप आंसर दे सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आदमी अपनी घड़ी को 144 रुपए में बेचता है, सेलिंग प्राइस 144, हमको 144 है। यदि उसका प्रॉफिट परसेंट कॉस्ट प्राइस के इक्वल है तो कॉस्ट क्या होगी, है ना, वो कह रहे हैं जो लाभ प्रतिशत है वो लागत मूल्य के बराबर है ना। एन आर्टिकल वाज सोल्ड फॉर रुपीज 144, इफ द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट वाज न्यूमरिक इक्वली टू कॉस्ट प्राइस, द कॉस्ट ऑफ द आर्टिकल वाज। देखो भैया 144 में बेचा, 144 में बेचा, लेकिन इस बार केस क्या बोलते हैं, प्रॉफिट का है, तो जो कॉस्ट है उतने ही परसेंट प्रॉफिट हो रहा है, तो अगर कॉस्ट x है तो प्रॉफिट भी कितना होगा, x%, ठीक है। तो जो क्रय मूल्य है वही लाभ प्रतिशत है और हम बेच रहे हैं 144 में। अब परसेंटेज हमेशा किसका निकालते हैं, कॉस्ट का, तो हम ऑफ कॉस्ट, और कॉस्ट कितनी है x, ऐसे ही करेंगे, ठीक है। तो फिर वही तरीका, पिछले क्वेश्चन में लॉस था, इस क्वेश्चन में गेन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने इग्नोर किया, टाइम टेकिंग प्रोसीजर है, तो हमने ट्रिक का सहारा लिया था, लेकिन यहाँ ट्रिक चेंज हो जाती है। यहाँ ट्रिक चेंज क्या होती है, फैक्टर हमको लेने हैं,
फैक्टर हमको लेने, लेकिन मैंने बताया था कि यदि लॉस है तो योग 10 होना चाहिए, टोटल जो है वो 10 होना चाहिए, जो सम है वो 10 होना चाहिए, है ना। और यदि गेन है, प्रॉफिट है, लाभ है, तो जो हमारा डिफरेंस है, जो डिफरेंस है वो अंतर जो है ना, वो अंतर 10 होना चाहिए। उल्टा चलता है, लाभ है तो अंतर 10 और लॉस है तो टोटल 10। ठीक है, तो आप देखिए यहां 144 के ऐसे दो फैक्टर करना है जिनका जो डिफरेंस है वो 10 हो। तो अगर आपको टेबल्स क्लियर है तो 18 8 जा 180, 18 8 जा 144, तो हम इसको लिख सकते हैं 18 इंटू 8। ठीक, तो 18 इंटू 8 किसके बराबर होता है? 144 के बराबर। फिर मैंने क्या कहा था कि आपको 10 टाइम करना है। ठीक है, इस बार अंतर 10 होना चाहिए, तो आप देख लीजिए अंतर यहां पर 18 और 8 का कितना आ रहा है? 10 आ रहा है, डिफरेंस 10 आ रहा है, तो 18 8 का डिफरेंस 10 है, मतलब यही फैक्टर हमारे प्रॉपर है। फिर मैंने क्या बोला था कि 10 टाइम करते हैं इनको। अब आप 10 टाइम करोगे तो ये 180 हो जाएगा और ये 80 हो जाएगा, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह। लेकिन आप सोचिए कि क्या 180 कॉस्ट प्राइस हो सकती है? भैया लाभ हो रहा है, और लाभ के केस में जो कॉस्ट प्राइस है वो सेलिंग प्राइस से तो कम होनी चाहिए ना। लाभ के केस में जो कॉस्ट प्राइस है वो सेलिंग प्राइस से कम होगी, क्योंकि कॉस्ट प्राइस में कुछ जोड़ते हो तभी तो सेलिंग प्राइस बनती है, तो डेफिनेटली कॉस्ट प्राइस हमारी सेलिंग प्राइस से कम होना चाहिए। लेकिन 180 तो सेलिंग प्राइस से ज्यादा है, यहां पे 180 तो हम रख ही नहीं सकते, इसका मतलब ये वाला आंसर पॉसिबल नहीं है। तो आंसर फिर कौन सा होगा? आंसर होगा हमारा 80। तो इस क्वेश्चन का आंसर हुआ 80 रुपीज। ठीक है, तो बात समझ में आई बच्चों आपको? तो आंसर कितना होगा इसका? 80 रुपए। तो सबसे पहले क्या करना है हमको? ऐसे फैक्टर लेना है जिनका अंतर 10 हो, और फिर दोनों फैक्टर को 10 टाइम कर देना है। बड़ा वाला फैक्टर इसलिए आंसर नहीं हो सकता क्योंकि कॉस्ट प्राइस को सेलिंग प्राइस से कम होना चाहिए, और यहां पर कॉस्ट प्राइस अगर 180 मान लेते हो आप, राइट, तो ये तो सेलिंग प्राइस से ज्यादा हुई, तो टेक्निकली ऐसा हो ही नहीं सकता, इसलिए 180 आंसर हमारा रॉन्ग आंसर हो गया। तो आंसर क्या होगा हमारा? 80 रुपीज आंसर होगा। अच्छा, अब आप कहो कि बाई ऑप्शन चेक कर लें जरा। बाई ऑप्शन चेक करोगे तो सेलिंग प्राइस 144 आना चाहिए। अच्छा, कॉस्ट आप 80 क्रॉस चेक कर रहे हो, तो गेन भी हमारा 80% होगा। ठीक है, किसका? 80 का ही। तो आप देख लीजिए कितना आ रहा है, ये 80 और ये 8 8 64 हुआ, तो जोड़ोगे तो 4 और 144 बराबर 144, इसका मतलब 80 कॉस्ट आपकी सही है। तो उम्मीद करता हूं आपको लॉस वाले सवाल भी समझ में आ गए होंगे और गेन वाले भी सवाल समझ में आ गए होंगे। और अब थोड़ी सी हम प्रैक्टिस बढ़ाते हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे, क्वेश्चंस को थोड़ा थोड़ा चेंज करते जाएंगे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदमी अपनी घड़ी 24 रुपए में बेचता है, 24 रुपीज में वो बेच रहा है, और उसको जो प्रॉफिट परसेंट है कॉस्ट प्राइस के बराबर है, तो घड़ी की कॉस्ट क्या होगी? देखो फिर वही बार बार वही क्वेश्चन है, इस बार हमने 24 में सेल किया, 24 में हमने सेल किया, और घड़ी की जो कॉस्ट है उतना ही परसेंट का हमको गेन हो रहा है। ठीक है, क्लियर? अब परसेंट किसका निकालते हैं? कॉस्ट का, तो हम लिख सकते हैं एक्स परसेंट ऑफ एक्स, एक्स परसेंट ऑफ एक्स। ठीक है, क्वाड्रेटिक से हल बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि गेन का केस है, प्लस आ रहा है, तो इसका डिफरेंस हमारा कितना होना चाहिए? 10 होना चाहिए। यहां प्लस है तो इनका डिफरेंस 10, और यहां माइनस है तो इनका टोटल 10। तो ऐसे कौन से फैक्टर हैं जिनका डिफरेंस 10 हो और मल्टीप्लाई करने पर 24 है? 12 और 2, तो 12 और 2, तो 12 दूनी 24, और यहां प्लस है तो यहां माइनस होना चाहिए, तो 12 और 2 का जो डिफरेंस है, 12 और 2 का जो डिफरेंस है वो कितना होगा? 10 हो रहा है भैया, है ना। तो 100, अब 10 टाइम करेंगे तो 120 और 20, तो भैया 120 तो आंसर हो नहीं सकता, क्योंकि कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से बड़ी नहीं हो सकती, तो इसका मतलब आंसर क्या होगा? आंसर होगा इसका 20, आंसर होगा इसका 20। तो उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे, वही पैटर्न हमारा बार बार चल रहा है। तो यदि गेन का केस है तो इनका अंतर लेना है, और ये लॉस का केस होता तो यहां पर इनका हम टोटल 10 ले लेते। अगला क्वेश्चन, विनय ने हाथ घड़ी 75 में भेजी, सेम पैटर्न है, केवल आपकी प्रैक्टिस की बात चल रही है।
75 में बेचा और जो कॉस्ट है वो उतना ही परसेंट का हमको गेन है। तो 75 में हम सेल करते हैं और जो कॉस्ट है घड़ी की उतने ही परसेंट का हमको गेन हो रहा है। कॉस्ट क्या होगी? तो आप देखिए 75 में आपने बेचा, जो कॉस्ट है उतना ही परसेंट का गेन है, जो कॉस्ट है उतना ही परसेंट का गेन है। तो कितना किसका? एक्स का। तो अब आप क्या करोगे? 75 को ब्रेक करोगे। कैसे ब्रेक करोगे? जिनका डिफरेंस या प्लस है तो इनका डिफरेंस हमारा कितना होना चाहिए? 10 होना चाहिए। तो आप देखिए 15 इंटू 5, 15 5 कितना होता है? 15 5 75 होता है। तो इनका अंतर 10 आ रहा है, अंतर 10 नजर आ रहा है आपको। तो अंतर इनका 10 नजर आ रहा है, मतलब हमने बिल्कुल सही फैक्टर सोचे हैं। अब इसको 10 टाइम करेंगे तो 150 तो आंसर हो नहीं सकता, 75 से बड़ा हो रहा है, लेकिन 50 हमारा आंसर होगा। 50 हमारा आंसर होगा। ठीक है। अब यहां कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हो रहा होगा जो पहली बार इसको देख रहे हैं कि कभी मैं अंतर कर रहा हूं, कभी मैं टोटल 10 कर रहा हूं। तो ये तो क्लियर हो गया होगा कि गेन के केस में हम अंतर देखते हैं और लॉस के केस में हम डिफरेंस देखते हैं। लॉस के केस में हम टोटल देखते हैं, ठीक है, गेन के केस में हम डिफरेंस देखते हैं। फिर लॉस के केस में तो दोनों ही आंसर होते थे। अब छोटी छोटी बात है, हम जब रट रहे हैं चीजों को तो क्लियर भी करते चले ब्रेन में, कोई कंफ्यूजन ना हो। लॉस के केस में ये दोनों ही आंसर होते थे और इन दोनों का आंसर हमेशा 100 होता था। लेकिन गेन के केस में एक ही आंसर होगा, दोनों आंसर नहीं होंगे, क्योंकि एक वैल्यू हमारी सेलिंग प्राइस से भी बड़ी हो जाएगी। और गेन के केस में कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से बड़ी नहीं हो सकती, इसलिए 150 इसका आंसर नहीं होगा, इसका आंसर केवल 50 होगा। तो ध्यान रखिए, लॉस के केस में दो आंसर होंगे और गेन के केस में एक आंसर होगा। और लॉस के केस में जब दो आंसर होंगे तो दोनों आंसर का टोटल हमेशा 100 के इक्वल होगा। अगला क्वेश्चन, एक पेन है और उसका सेलिंग प्राइस 171 रुपीज है। ठीक है, एक पेन है, उसका 75 उसका सेलिंग प्राइस 171 रुपीज है। उसका कॉस्ट प्राइस प्रॉफिट परसेंट का संख्यात्मक मान यानी न्यूमरिक वैल्यू इक्वल है, तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा? देखिए वही बार बार वही क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए। तो आप लोगों ने बना लिया होगा 171, है ना, और अगर हमारी कॉस्ट x है और प्रॉफिट परसेंट भी हमारा x परसेंट ही होगा x का। ठीक है, तो टेबल्स क्लियर होनी चाहिए, है ना। तो 99 या 171 होता है, 99 या 171 होता है। तो हमको उसका कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो 19 जा, तो भैया 10 टाइम करेंगे तो ये हमारा 190 और ये हमारा 90। 190 आंसर हो नहीं सकता क्योंकि सेलिंग प्राइस से जो कॉस्ट प्राइस ज्यादा नहीं हो सकती, इसलिए आंसर होगा हमारा 90। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी वस्तु का सेलिंग प्राइस 272 रुपीज है और उसका जो प्रॉफिट परसेंट है वो कॉस्ट प्राइस के 3 गुने के बराबर है। अब देखो सवाल चेंज हो गया, पहले इसको मैं लिख दूं फिर आप समझना। मान लो कि सेलिंग प्राइस 272 है, कॉस्ट एक्स है, तो प्रॉफिट परसेंट कितना होगा? 3x%। अभी तक क्या चल रहा था? जितना कॉस्ट है उतना ही हमारा गेन परसेंट है, उतना ही लॉस परसेंट है। लेकिन यहाँ क्या कह रहे हैं, जो कॉस्ट है उसका 3 टाइम्स आप कर दोगे तो प्रॉफिट परसेंट आएगा। अच्छा, प्रॉफिट परसेंट किसका निकालते हैं? कॉस्ट का। कॉस्ट कितनी है? x। तो यहां पर जो सीन बना वो बना 37272 इज इक्वल टू एक्स प्लस 3x², 3x² अपॉन 100। यही सीन बन रहा है। अब देखो यहां पर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रह जाता, इसको या तो क्वाड्रेटिक से बनाएं, ट्रिक तो हमारा काम करेगा नहीं। आप समझ गए क्यों नहीं कटेगा? क्योंकि यहाँ एक्स है तो यहाँ भी एक्स होता तब ट्रिक काम करता। तो यहां पर हमको क्या करना है, या तो प्रॉपर अप्रोच से जाना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। अगर वो आपको ठीक नहीं लगता, मुझे तो ठीक नहीं लगता क्योंकि टाइम टेकिंग प्रोसीजर हो जाएगा, आंसर उससे आ जाएगा लेकिन कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगा, तो फिर हम क्या करेंगे, बाय ऑप्शन चले जाते हैं। तो बाय ऑप्शन ज्यादा अच्छा रहेगा। तो ऑप्शन इसमें दिए गए हैं, आप देखिए 60 80 70 90। 60 80 70 और 90। तो पहला ऑप्शन चेक करते हैं 60। तो 60 प्लस 60 का स्क्वायर 3600, 60 का स्क्वायर 3600 और 36 3 108, 10800 अपॉन 100। 20 से 20 काट दो तो कितना आ गया? 168। और यहाँ 272 है, तो ये तो मैच नहीं कर रहा।
पहला ऑप्शन मैच नहीं कर रहा। ठीक है, तो दूसरे ऑप्शन पर आ जाए। दूसरा ऑप्शन 80, तो क्या 272 का मान इसके बराबर है जब x की वैल्यू 80 हो? तो 80 जब रखेंगे तो 80 प्लस, अब 3 इंटू 80 का स्क्वायर 6400, ठीक है, बटे 100 कट गया। ठीक है, तो ये कितना हो गया? ये हो गया 80 प्लस 3 चौक 12, 3 6 18, 192, और जोड़ोगे तो 2, 8 9 17 की 7, 1, और ये 272 बराबर 272। इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी ऑप्शन। तो उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे, क्योंकि यहाँ सवाल को ट्रैक से थोड़ा सा हटा दिया था, तो फिर हमको प्रॉपर तो अभी भी नहीं बनाना, फिर हम बाय ऑप्शन इसको हम हिट कर लेंगे। तो इस क्वेश्चन में मैंने जो तरीका आपको बताया वो वाई ऑप्शन वाला ठीक रहेगा। थोड़ा सा और चेंज कर दिया। एक आदमी एक घड़ी को 119 रुपए में इस प्रकार बेचता है कि लाभ प्रतिशत और क्रय मूल्य बराबर है। तो वही पैटर्न हो गया है ना। तो एक आदमी एक घड़ी को 119 रुपए में बेचता है इस प्रकार की लाभ प्रतिशत और क्रय मूल्य आपस में बराबर है। लेकिन यहां तक तो हमारा पुराना सवाल हो गया ये। लेकिन उसके बाद ये बोलते हैं कि यदि वो दुगने लाभ पर बेचे तो उसका नया विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। दुगने लाभ पर बेचे, है ना, यदि उसे दुगने लाभ पर बेचें तो इसका सेलिंग प्राइस क्या होगा? देखो, सबसे पहले हम एक्स की वैल्यू निकाल लें। अगर हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो x% भी आ जाएगा, बात तो वही है। तो आप देखो, गेन के केस में डिफरेंस 10 होना चाहिए, यहाँ डिफरेंस क्या होना चाहिए? 10 होना चाहिए। तो ये कितना होता है? 17। ये कितना होता है? 119। तो 17 सत्ते 119 होता है ना। तो 17 इंटू 7, और 17 और 7 का अंतर कितना है? 10। तो हमने ठीक सोचा ना। तो इसके फैक्टर कितने हो गए? 17 और 7, 17 सत्ते 119। अब मैंने बताया था गेन के केस में एक ही आंसर होता है, क्योंकि ये आंसर हो नहीं सकता, क्योंकि 10 टाइम करेंगे तो 170 हो जाएगा, ये तो बड़ा हो गया। तो आंसर क्या होगा? 70%। 70, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू 70 है, इसका मतलब जो गेन हमारा कितना है? 70%। अब वो कह रहे हैं कि गेन 70% है। अब वो कहते हैं कि लाभ क्या हो जाए? वो लाभ यदि उसे दोगुने लाभ पर बेचें तो नया सेलिंग प्राइस क्या होगा? भाई दोगुना लाभ करोगे तो यहाँ 70% का लाभ है, तो लाभ 140% हो जाए। बात समझ में आई आपको? तो लाभ कितना हो जाए? 140% हो जाए। लाभ डबल कर दें हम, ये लाभ डबल कर दें तो हमें कितना सेलिंग प्राइस होगा? तो नया सेलिंग प्राइस कितना होगा भैया? 70 रुपए की तो खरीद थी हमारी, 70 की खरीद थी, और लाभ हमने कितना कर दिया? दुगना कर दिया। पहले जितना लाभ हो रहा था ना, तो उससे दुगना कर दिया, तो लाभ हमारा 140% हो जाएगा, है ना। यहाँ 70% लाभ है तो 140% लाभ पर बेचें, तो 140% किसका? 70 का। ठीक, ये आप निकाल लीजिए। तो 70 प्लस 140% से 2 जीरो कट जाएंगी, और ये बचेगा 14 इंटू 7। तो 70 प्लस 7 चौक 28, और ये 9, 98, और आप इसको जोड़ दोगे तो 8 16 168, हमारा आंसर हुआ 168 रुपीज। अगला क्वेश्चन हमारा पिछले क्वेश्चन की तरह है। एक आदमी ने एक घड़ी को 96 में बेच दिया, और जो प्रॉफिट परसेंट है वो कॉस्ट प्राइस के बराबर है। ठीक है, तो 96 में हमने बेच दिया, जो प्रॉफिट परसेंट है कॉस्ट के बराबर है। कॉस्ट एक्स है तो प्रॉफिट परसेंट हमारा x% का होगा। आगे क्या बोलते हैं? यदि वह ऐसे 3 गुने लाभ पर बेचे, पिछली बार बोला था 2 गुने लाभ पर, इस बार क्या बोला? 3 गुने लाभ पर बेचे, तो नया सेलिंग प्राइस क्या होगा? तो सेम पिछला क्वेश्चन है। तो देखिए, सबसे पहले 16 इंटू 6 करना होगा, क्योंकि इनका डिफरेंस 10 होना चाहिए, योग के केस में डिफरेंस। ठीक है, और इसको 10 टाइम करोगे तो 160 तो आंसर हो नहीं सकता, क्योंकि ये 96 से बड़ा है। तो 60 हमारा ये आ गया। तो हमारा प्रॉफिट परसेंट कितना आ गया? 60%। अब कहना है प्रॉफिट परसेंट हमको 3 गुना करना है, तो कितना हो जाएगा? 60 का 3 गुना करोगे तो 180% हो जाएगा। इसका 3 गुना कर दो, तो अब सेलिंग प्राइस क्या होगी निकालना है। तो भैया कॉस्ट हमारी कितनी आई? 60, और 60 पर 180% का, 60 पर 180% का हमको प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो आप देख लीजिए कितना आ गया। ठीक है, ये कितना हो गया? 60 प्लस 8 6 48,
और ये 108, तो कितना आ गया 168। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर कितना होगा 168। ठीक है, तो यहां पर हमारा एक पैटर्न पूरा हुआ। और आज के क्वेश्चंस का पैटर्न क्या था कि जो कॉस्ट है उतने ही परसेंट का हमारा या तो गेन या लॉस होगा। तो आज के सभी सवाल एक जैसे थे और आज की क्लास में बस इतना ही रखते हैं, छोटा सा पार्ट था। और आज हम कुछ प्रॉफिट एंड लॉस की 12वीं क्लास को देख रहे थे, छोटा सा पार्ट हमने खत्म किया है। और जल्द ही नए वीडियो के साथ फिर आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।